हाँ जी। मेरे प्यारे बच्चों को मेरा बहुत सारा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हमको अपना करना है मिशन पूरा। और बताओ हमारा मिशन क्या है? मेहरबान कदरदान बताइए जाने मन, हमारा मिशन क्या है? जी, हमारा मिशन है। हमारा मिशन है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हमारा मिशन है। कौन सा? जी। क्या? September 26 इज आवर मिशन। यस और नो? अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार और पूरी क्लास के पार। हाँ जी। तो बच्चे, जब भी हम कोई मिशन पे जाते हैं तो सबसे पहले तो सुबह उठते बैठते दोपहर रात हर समय पे हम लोगों को एक ही मैनिफेस्टेशन करना चाहिए कि हम तो पास हो रहे हैं। तो आप सबके पास फटाफट पानी का ग्लास है। पानी का ग्लास हाथ में लीजिए। सारे बच्चे पानी का ग्लास हाथ में लीजिए। तुरंत बॉटल लीजिए, ग्लास लीजिए। जी। जी, कोई नशे में मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर सिद्धांत भाई। नशे पत्ते नहीं कर रहे हमने आज। आज हम बिल्कुल सेन हालात में हैं। चलिए सब लोग पानी का ग्लास हाथ में लीजिए या पानी की बोतल लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों को देख के मेरे को कितनी खुशी मिलती है। वाह 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 वाह। मगर उन नौटंकियों को देख के बिल्कुल नहीं मिलती है जो लोग अपना वीडियो बंद करके बैठे हैं और पता ही नहीं चल रहा है जिंदगी में उनकी क्या हो रहा है। जी। जी। जी, मेहरबान कदरदान जाने मन। चलिए, तो सब लोग मेरे साथ वाटर मैनिफेस्टेशन करेंगे। जब आप पानी पिएंगे तो आप पानी का घूंट पीते समय यहाँ पर अपनी थर्ड आई चक्रा पे कंसंट्रेशन लाएंगे। और वहां पर आप इमेजिन करेंगे कि रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट वाले दिन आपने जैसे ही अपना टीवी ऑन वो किया, स्क्रीन ऑन ऑफ द कंप्यूटर या लैपटॉप, उस पे आया वर्ड सक्सेसफुल। आंखें बंद रखिए सब और इमेजिन करिए। जो आपकी मार्कशीट है उस पे मार्क्स लिखे हैं विच आर मोर देन 200। और जो वर्ड लिखा है वो है सक्सेसफुल। और जो वर्ड सक्सेसफुल आपने सुना तो आप जोर से चिल्ला उठे। और आपके पापा और मम्मी खूब खुश हो रहे हैं। आपकी मम्मी या पापा जो भी साथ में हैं, वो रोने ही लग गए। और खूब सब गले मिल रहे हैं कि पास हो गए, पास हो गए। फिर आपने मुझे फोन किया, मैम आई पास्ड। और हम चाहे आप इंडिया में कहीं भी हैं, वहां से हम वीडियो कॉल पे 1 सेकंड बात कर रहे हैं। हम वो खुशी इमेजिन कर रहे हैं। फिर आपने देखा ग्रुप में नोटिफिकेशन आया है कि कल 11 बजे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, पापा मम्मी को लेके आना है। तो आपने पापा मम्मी को कहा कि पापा मम्मी कल चलना है। उसके बाद मम्मी पापा खूब खुश हुए। किसी के पापा मम्मी ने मेरे लिए भिंडी की सब्जी बनाई। किसी के मम्मी ने मेरे लिए लड्डू बनाए। किसी की मम्मी ने मठरी बनाई। किसी की मम्मी ने चूड़ा बनाया। फिर आपने देखा, अरे मेरी टी शर्ट कहाँ है काली वाली, इतने दिन से तो मैंने देखी नहीं, कहाँ है, अभी तो ब्रेक चल रहा था। फिर आपने अपनी टी शर्ट जुगाड़ी, फटाफट धोई, धो के सुखाई। अगले दिन सुबह वो सूख के साफ हो गई। फिर आपने उसको प्रेस करा। फिर आप एपीटी आए। फिर अपन ने साथ में फोटो खिंचाए। फिर आप स्टेज पे गए और आपको मैंने मेडल पहनाया फाउंडेशन का। और फिर आपने स्पीच दी और खूब बच्चों ने तालियां बजाई। वाह क्या मजा आया। अब पानी पी लीजिए ये सब सोच के। दिस इज कॉल्ड वाटर मैनिफेस्टेशन। मैंने मैनिफेस्ट किया कि मैं सारे बच्चों को वो पहना रही हूँ। यार वो एक मुझे प्राइज मंगवाना चाहिए फाउंडेशन का। एक मेडल मंगवाना, मुझे इनको मेडल दिखाना है कि मैं ये पहनाऊंगी तुम्हें। फिर तुम लोग मेरे लिए ये बुके लेके आए। देखो बुके भी आ गया। फोटो खींच लो मेरी जल्दी से। इसी की रील बनाना। ठीक है। उसके बाद बहुत मजा आया। बहुत जोरदार मजा आया। मजा ही मजा आ गया। तो ऐसे रोज सुबह शाम इमेजिन किया करो। सोते समय उठते समय अपने मार्क्स भी इमेजिन करना स्टार्ट कर दो। और ये भी देख लो कि तुम्हें कौन सा वाला मेडल मिलने वाला है। ये देखो, ये मैं मेडल तुम्हें पहनाने वाली हूँ। ध्यान से देख लीजिए मेहरबान कदरदान। पूरा पूरा। और उसके बाद मैं तुम्हें ऐसे पहनाऊंगी। कितना मजा आएगा। फिर अपन ऐसे फोटो खिंचाएंगे।
पूरी इमेजिनेशन पूरी करना चाहिए। अरे ट्रॉफी इंटर में मिलती है बदमाशों, अभी इसी से काम चलाना है। ट्रॉफी इंटर में मिलती है, ठीक है। तो ऐसी पूरी इमेजिनेशन दौड़ानी चाहिए, तब जाके मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। और उसके बाद ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख के बस सोचते नहीं रहना चाहिए, उसके बाद रजिस्टर उठा के पढ़ाई करना चाहिए। तो मेहरबान कदरदान, आप रजिस्टर उठाइए, सभी अपना रजिस्टर उठाइए जी। हम अच्छे हैं, आप भी अच्छे ही होंगे, ऐसी ही हमारी आपसे उम्मीद है। अरे ट्रॉफी मिलेगी यार, टॉप करने वालों को ट्रॉफी मिलती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आदित्य भाई अग्रवाल, फर्स्ट सेकंड थर्ड आना पड़ेगा एमपी में उसके लिए। तो बेटू, जैसा कि हम गुरुकुल परंपरा पर अपना ये बैच चला रहे हैं, और जैसा भी मैंने आप लोगों को एक बात कही है, बिना ट्राई करे कोई भी क्विट ना करे। बिना ट्राई करे कोई भी क्विट ना करे। सब समय एक ही चीज सोचता रहे, बस मुझे एनी हाउ अपने एफर्ट पे ध्यान देना है, और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है। राइटिंग प्रैक्टिस का आप सबने मुझसे वादा किया है कि आप 1 क्वेश्चन पर डे इन्हीं लिस्ट में से छांट के प्रैक्टिस करेंगे। अब मुझे आपसे ये बात कहनी है कि हम लोग डे 1 2 जब जब भी हमने पढ़ा, तो मैंने आप लोगों को ये 10 10 10 क्वेश्चन की जो हम शीट्स हैं, मैंने आपको 4 शीट्स भिजवाई हैं। 4 शीट्स में से कुछ क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, कुछ क्वेश्चन आपने नहीं किए होंगे। तो प्लीज क्वेश्चन करते जाइए। चारों वीडियो आज जो भी है मैंने शीट्स कराई हैं उसके 4 वीडियोज हैं। तो वीडियो नंबर 1 2 3 4 की मैं एक प्लेलिस्ट जैसी बनाकर आपको सेंड करूंगी। जिस किसी का भी मिस हो गया है वो उसको कवर अप कर ले। ठीक है बेटू, क्लियर एवरीवन। बस मेन बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि हमारा ये जो मॉक टेस्ट है लॉ का 28 को, इसमें भी बेटा आज 17 तारीख है और अभी समय है। तो हम एटलीस्ट थोड़ी राइटिंग 1 क्वेश्चन पर डे राइटिंग प्रैक्टिस अगर करते चले, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत ही गंदा, बहुत ही बेकार, बहुत ही लेंदी, बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही झटके देने वाला 440 गोल्ड का पेपर बनाऊं, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी जी। ओके। तो बस आप लोग कोशिश कीजिए कि 28 का मॉक टेस्ट बहुत शानदार तरीके से आप देंगे। उसके बाद बेटा 31 तक अपना वैसे भी अपन कोर्स वाइंड अप करेंगे, और फर्स्ट और सेकंड 2 दिन सैटरडे संडे अपन कुछ प्रैक्टिस वगैरह रख के मंडे थर्ड से अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मंडे को थर्ड से अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और बेटू को ये मत सोचो कि इसका कोर्स जल्दी हो गया, उसका कोर्स जल्दी हो गया, जिसका जो हो रहा है होने दो। हम अपनी प्रैक्टिस करते करते, पढ़ते पे बीच में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बीच में भी टेस्ट ले रहे हैं, इसलिए हमारा तो धीरे धीरे ही अपन अपने कोर्स को वाइंड अप कर रहे हैं। और 31 तारीख से गुड टाइम, एग्जाम के 1 महीने पहले कोर्स हो जाएगा, वो भी इतना हाई क्वालिटी वोल्टेज के साथ कि आपने इतने सारे टेस्ट दे दिए हैं। तो बस कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आपको 4 क्वेश्चंस की पीडीएफ दे दी है। ये मैं 41st क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने, कुछ बच्चों ने फर्स्ट क्लास अटेंड की, किसी की सेकंड अटेंड हुई, किसी की थर्ड, किसी की फोर्थ। तो मैं चारों की पीडीएफ और चारों की लिंक ये आपको ग्रुप में आज फिर से भिजवा दूंगी। सब में 10 10 10 10 क्वेश्चंस थे। अब मैं 41st क्वेश्चन से शुरू हो रही हूँ। बीच बीच में किसी किसी की क्लासेस भी स्किप हो रही हैं, कभी किसी को लिंक नहीं मिल रही, कभी वो खुद सो रहा है, कभी जिंदगी सो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ध्यान से सुनेंगे मेहरबान कदरदान। ओके। आज जो मैं चैप्टर टेकअप कर रही हूँ वो है इंडेमनिटी एंड गारंटी। आज जो मैं चैप्टर टेकअप कर रही हूँ दैट इज इंडेमनिटी एंड गारंटी। पिछले चैप्टर्स में मैंने 1 से लेके 30 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए। क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक आई गेस हमने बेलमेंट करा था बाबू, है ना? बेलमेंट करा था। यस, ठीक है। और उसके बाद अब 41 से 50 तक हम लोग इंडेमनिटी एंड गारंटी क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके। ये एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि कौन सा चैप्टर 28 के मॉक टेस्ट में आएगा फुल कोर्स। फुल कोर्स हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है मेन बैच में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो आज हमने स्टार्ट किया है। तो वो हमारा 28 तक किनारे आ ही जाएगा। तो फुल कोर्स मॉक टेस्ट हियर।
जी हाँ, नेगोशिएबल भी हो जाएगा, तब तक कहाँ जाएगा, नेगोशिएबल में कुछ नहीं है। हो जाएगा वो तो, करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, जय श्री राम। चलो, डरने का कोई काम नहीं। चलो बेटा, बात बंद, स्टार्ट करते हैं। हमारे रूल्स, सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग करने के समय पेपर में हम लोगों को पेंसिल हाथ में रखना है, ताकि हम मेन पॉइंट्स को मार्क करेंगे। अब तुम लोग चाहो तो अपने वीडियोस ऑफ कर सकते हो, दो तीन लोग बस ऑन रख लेना, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। या दो तीन लोग तो ऑन रखना। तो हमारा फर्स्ट टारगेट है, हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे। हमने ये तय करा है, पहले हम क्वेश्चन को रीड अच्छे से करेंगे। रीड करते समय हम उस पे कीवर्ड मार्क करेंगे, सेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर माइंड मैप बनाएंगे। ये सारा का सारा काम विद इन 1.5 मिनट हो जाना चाहिए मैक्सिमम। 1.5 मिनट में सब सोच लेने के बाद कि ऐसा मैं प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन लिखूंगा, ये वाला सेक्शन है। किसी का सेक्शन याद नहीं आया तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये हमारे कीवर्ड रहेंगे, और ऐसे हम स्टार्ट करेंगे। ऑल्सो, अगर 4 मार्क्स एंड अबव का क्वेश्चन हुआ तो हम पीएसी फॉर्मेट फॉलो करेंगे, प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन। और जो अगर उससे कम मार्क्स का हुआ तो हम डायरेक्ट पैराग्राफ लिख देंगे या पॉइंट वाइज आंसर लिख देंगे। ऑल्सो, जैसा कि तुम मेरी आदत डालते हो, जानते हो, छोटे छोटे हम ऐसे कैरिकेचर्स भी बना सकते हैं, जिससे हमारा दिमाग डी क्लटर होता है ड्यूरिंग द पेपर। लेट्स बिगिन। Sarthak is employed as a cashier on a monthly salary of 50,000 by ABC Bank for 3 years. मोहित गेव श्योरिटी, तो एक थे सार्थक भाई। सार्थक भाई ने जॉब ज्वाइन किया था 50,000 रुपए महीने का। और मोहित जो थे, इन्होंने गारंटी दी थी कि ये, इनको कहते हैं अपन श्योरिटी, इन्होंने गारंटी दी थी कि इसका कंडक्ट गुड रहेगा। 9 मंथ्स बाद जो बैंक है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ने लगी, तो उन्होंने उसकी सैलरी लो कर दी और 40,000 रुपए कर दी, जबकि पहले 50,000 रुपए थी। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन बाद पता चला कि सार्थक जो है मिस अप्रोप्रिएटेड कैश फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। जब से उसका अपॉइंटमेंट हुआ था, तब से लेकर फर्स्ट मंथ से लेकर वो चोरी करते जा रहा था, थोड़ी 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 थोड़ी। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स की कैटेगरी का है, आरटीपी का है। अब आगे वो बोल रहे हैं, व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ मोहित, जो श्योरिटी है उसकी कितनी लाइबिलिटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरी क्लास को ये याद आ गया होगा कि ये सेम एग्जाम्पल हमने इंडेमनिटी एंड गारंटी का कोर्स करते समय करा था। बोलो हाँ या नहीं, यस और नो। हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति गारंटर बनता है, वो व्यक्ति को बताए बिना आप अगर टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करते हो, जो सेक्शन 133 में आता है। सेक्शन 133 हमारे को क्लिक करना चाहिए। सेक्शन 133 कहता है वेरिएंस इन द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वेरिएंस इन द टर्म्स एंड कंडीशन विदाउट श्योरिटी को बताए हुए आपने चेंज कर दिया तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया। तो अपने को कीवर्ड क्या याद आ गया, वेरिएंस कर दिया, इसके कारण श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया। ये हमारे कीवर्ड हैं। और सेक्शन 133 हमको याद आ गया। तो मगर 9 महीने तक तो सेम कंडीशन थी, तो वो जो श्योरिटी है ये 9 मंथ्स तक के मिस अप्रोप्रिएशन, जो फर्स्ट डे से 9 मंथ तक है, वहां तक के लिए तो जवाबदार है। सैलरी कम होने के बाद जवाबदार नहीं है। कितने लोगों को कॉन्सेप्ट याद आ गया, गिव मी अ थम्स अप। तो बस बच्चों, कॉन्सेप्ट भर भी तुम्हें याद आ जाएगा तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर तुम आराम से गाड़ी खींच ले जाओगे। हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है दैट की सेक्शन हमको याद आना चाहिए। वेरिएंस कीवर्ड है, डिस्चार्ज जाएगा कीवर्ड है, और 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो पीएसी फॉर्मेट में लिखना चाहो तो प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन लिखो। अगर बाय चांस ये 3 मार्क का होता तो डायरेक्ट लिख सकते थे। तो ये सना, शना, विल यू प्लीज रीड इट फटाफट, आंसर प्लीज रीड लाउडली। आई विल जस्ट अनम्यूट यू। According to Section 133 of the Indian Contract Act 1872, सबकी where फिक्स there लाइन है, सबकी फिक्स लाइन है कि आप स्टार्ट ऐसे ही करेंगे।
as per the provisions of Indian Contract Act 1872 या section 133 of the Indian Contract Act enshrines that. इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे. Yes, please. Where there is any variance in the terms of contract between the principal debtor and creditor without surety's consent, ये it would टेक्निकल वर्ड है. discharge. ये टेक्निकल वर्ड है कि वेरिएंस हुआ विदाउट द कंसेंट माने सहमति और श्योरिटी हुआ तो इससे डिस्चार्ज. ये दो कीवर्ड है, वेरिएंस और डिस्चार्ज. It would discharge the surety in respect of all transactions taking place subsequent to such variance. In the instant case, the creditor has made a variance that is changing terms without the consent of surety. Thus, surety is discharged as to the transaction subsequent to the change. Hence, Mohit is liable as surety for the loss suffered by the bank due to misappropriation of cash by Sarthak during the first 9 months, but not for misappropriations committed after the reduction in salary. तो बस ये 4 मार्क्स एंड अबव है तो आप प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन में लिख सकते हैं. सेक्शन 133 लिखना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखना, वेरिएंस वर्ड लिखना, डिस्चार्ज वर्ड लिखना, श्योरिटी की कंसेंट लेनी, ये हो गया प्रोविजन. उसके बाद एनालिसिस में ये पूरी चीज लिख दी और कंक्लूजन में ही इज नॉट लाइबल आफ्टर 9 मंथ्स. बताओ कितने लोगों को बन गया. तो धीरे 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 कनेक्ट होने लगेगा. प्लीज अंडरस्टैंड, आपको लॉ के पेपर को 3 लेवल पे समझना है. लेवल नंबर 1 कि आपको क्लास में जो अपन ने एग्जाम्पल पढ़े उससे आपको कॉन्सेप्ट याद आ गया. लेवल 1. लेवल 2, सेकेंड लेवल पर आपको ध्यान रखना है कि आपने मन में अपने जो सेंटेंस फॉर्म किया है उसमें आपके कुछ टेक्निकल वर्ड प्लस सेक्शन नंबर आपने दिमाग में फिट कर लिया. मन में अचानक बिल्कुल बिजली की धार की तरह एकदम कौंध के अपना आंसर आ गया कि ऐसे ऐसा मैं आंसर लिखूंगा. और उसके बाद थर्ड लेवल पर विदाउट स्क्रैच आपका प्रेजेंटेशन खूबसूरत होना चाहिए. नो स्क्रैच, नो अननेसेसरी कचर पचर लेंदी वर्ड्स, कट टू द पॉइंट आप ऐसे लिखिए और डेफिनेटली आप 100% अच्छा स्कोर करेंगे. कोई अपने माइंड को नेगेटिव मैसेज ना दे आज से कि मैम मुझको समझ में सब आता है और मुझको लिखते नहीं बनता है. जो ऐसा करेगा वो मेरा बच्चा नहीं है, वो सौतेला बच्चा है. मेरा मेरा बच्चा नहीं है, वो मेरा बच्चा नहीं है, वो मेरा बच्चा नहीं है, वो मेरा बच्चा नहीं है. ठीक है. तो बोलना ही नहीं है नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव बात करना है. सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव बात ही नहीं करना है, ओनली पॉजिटिव बात करना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ ये देखो मोहिनी दी का फोटो आ गया. तुम्हें भी अपना ऐसा फोटो बनवाना है ना, थर्ड रैंक इन भोपाल सीए इंटर. पता है दीदी ने फास्ट ट्रैक बैच में अपना फाउंडेशन पास किया था और फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप इंटर पास किया. तुम्हें भी करना है कि नहीं करना है? ऐसे तुम्हारी पोस्टर भी मैं जूनियर्स को दिखाया करूंगी और तुम्हारे भी इंडो बनेंगे, क्या बोलते हैं उसको, रील. हम्म. चलो क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42, लेट्स रीड. फिर वही बात जो मैंने बोली, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर अपन की अपन पेंसिल से, अभी तो तुम सॉफ्ट कॉपी में पढ़ रहे हो, मार्क करेंगे, सेक्शन दिमाग में लाएंगे, माइंड मैपिंग करेंगे और फिर लिखना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. आगम तुम फिर उल्टी बात कर रहे हो, हमारा फोटो हार चढ़ा मिलेगा. क्यों मिलेगा हार चढ़ा हुआ यार? हम तुम्हें गले में हार यहीं पे पहनाएंगे ना, फोटो को क्यों पहनाएंगे डैश कहीं के. पैदा ही डैश हुए हो तुम हैं. 42. क्वेश्चन 42. डैश इज द न्यू डेफिनेशन. फिल इन द ब्लैंक आगम भाई खुद कर लेंगे. बस तो करो यार, कितनी नेगेटिव बात करते जिंदगी में, पॉजिटिव रहा करो यार. फिल इन द ब्लैंक. चलिए. सूरज गारंटीज विकास, तो हमने एक डब्बा बनाया, एक है सूरज भाई. यार तुम बिलीव नहीं करोगे, जब मैं सीए फाइनल में थी ना तब भी ऐसे केस स्टडी आती थी ना, तब भी मैं ऐसे गोले बनाती थी. एक एग्जामिनर नूतन कॉलेज में हमारा सेंटर था, वो तो मेरे को देख के हंसती रहती थी, ये सीए फाइनल की लड़की है, पता नहीं क्या छोटे छोटे बनाती. क्या छोटे छोटे बनाते बनाते टॉप कर लिया. नहीं आरव भाई मिश्रा, आपको डैश को भरने की जरूरत नहीं है प्लीज.
हम्म। तो एक है सूरज भाई, जिन्होंने विकास भाई को गारंटी दी। विकास और निखिल के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन हुए, तो निखिल हमें यहाँ पर डेटर दिख रहा है। निखिल जो है वो डेटर है। विकास यहाँ पे हमको दिख रहा है क्रेडिटर। और सूरज भाई यहाँ पर है श्योरिटी। ठीक है बेटा, आगे पढ़ो। अब जब अपन ऐसा पढ़ते जाते हैं ना एग्जाम में, तो ऐसा नोट करते जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, ये सारी बात हो रही है बेटा मार्च 2023 की। ठीक है। उसके बाद विकास सप्लाइड गुड्स ऑफ 3000। विकास ने गुड सप्लाई किए 1 मार्च को 30,000 के, 3 मार्च को 20,000 के, 5 मार्च को उसकी डेथ हो गई। अब 10 तारीख को, 10 मार्च को ये बात पता नहीं थी विकास को कि सूरज जो श्योरिटी है, ही हैज डाइड। वो उसको नहीं पता था। कॉन्सेंट्रेट प्लीज, कॉन्सेंट्रेट। बेटा 10 तारीख को डेथ हो गई, और सूरज को की डेथ का विकास को नहीं पता था। तो क्योंकि बेटा विकास को नहीं पता था, तो उसने 40,000 के गुड्स इस दिन के बाद और सप्लाई कर दिए। अब जब डिफॉल्ट हुआ ऑन पेमेंट बाय निखिल, अब पेमेंट नहीं कर रहा था, तो उसने विकास के जो अ, विकास ने सूरज के लीगल एयर को 90,000 रुपीज के लिए स्यू कर दिया। तो क्या लीगल एयर जो सूरज का है, वारिस जो है, क्या वो 90,000 रुपीज के लिए लायबल है? बताइए क्या आंसर होता यदि उसकी एस्टेट जो है वो 45,000 रुपीज की होती। तो जब भी बेटा एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आपको बहुत ही ध्यान देके उसके सेक्शन पे जाना चाहिए। आप सब याद कर पा रहे होंगे कि ये सेक्शन 131 है, कंटिन्यूइंग गारंटी। हाँ या ना मेरे बच्चे? कितने लोगों को सेक्शन याद आ गया? थम्स अप दे दो बैठे बैठे अपनी टेबल पर ही, घर पे ही। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हमने पढ़ा था 131, जब भी कोई कंटिन्यूइंग गारंटी होता है, मतलब फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, और ऐसे में अगर श्योरिटी की डेथ हो जाए, तो उसकी डेथ की डेट के बाद के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, उसके लिए वो जवाबदार नहीं है। हाँ या ना? बताओ बच्चों। नहीं, ठीक है ना? तुमने डाउट तो पूछा, पहले मेरा डाउट तो सॉल्व करो। हर्षित भाई जैन, तुमने ये उल्टा है, उल्टा थम्स अप क्यों बनाया? उल्टा थम्स अप का क्या मतलब होता है? सबसे पहले 131 का सेक्शन समझ में आ गया? अच्छा, सेक्शन याद नहीं आया था, ओके। तो सेक्शन 131 कंटिन्यूइंग गारंटी, पहले उसकी थ्योरी सुन लो, प्रोविजन। सेक्शन 131, मैं एग्जांपल दोबारा समझा दूं बेटा। एक व्यक्ति है सूरज, एक व्यक्ति है विकास, एक व्यक्ति है निखिल। विकास और निखिल लगातार ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, और सूरज उनके बीच में श्योरिटी बना है। तो ये डेट्स दी हुई हैं, जैसे डेट को देख के आपको समझ में आना चाहिए कि लगातार कोई किसी को कुछ अगर सामान दे रहा है, तो फिर ये कंटिन्यूइंग गारंटी का सामान के केस है। और कंटिन्यूइंग गारंटी की खास बात है कि जो भी व्यक्ति वो होता है श्योरिटी, उसकी डेथ के बाद के जो भी ट्रांजैक्शन हैं, उसके लिए लायबल नहीं है उसका लीगल हेयर। ठीक है बेटू? ओके बेटा, ये एक बहुत बेसिक सी बात है। तो बस इसके बेसिस पे ही अपने को आंसर देना है। क्या डाउट पूछा तुमने? बेटा भले ही उसको नॉलेज थी या नहीं नॉलेज थी, डेथ के बाद आपको पता है या नहीं पता है, वो जो गारंटी का केस है वो खत्म हो जाता है, बस। तो वो उसके डेथ के बाद के 40,000 रुपए के लिए जवाबदार नहीं है। यहां तक कि 50,000 रुपए के लिए ही जवाबदार है। बट 50,000 रुपए में भी और इम्पोर्टेंट बात, कि जो व्यक्ति था वो तो चला गया। तो जब वो चला गया, तो उसकी प्रॉपर्टी अगर सिर्फ 45,000 की है, तो एक टॉपिक है असाइनमेंट एंड सक्सेशन।
वो कहता है कि सक्सेसर को सिर्फ 45,000 रुपए ही देने हैं, दैट इज ऑल। एक तो उसको ये 40 भी नहीं देने क्योंकि इसमें डेथ का केस लग गया, और ये भी वो आदमी जिंदा होता तो ठीक था, वो आदमी तो चला ही गया। तो उसके जाने के बाद उसका जो वारिस है वो सिर्फ 45,000 के लिए जवाबदार है। कंटिन्यूइंग गारंटी का जो क्लोजर है उसका सेक्शन 131 है। तो बेटा कोई भी सेक्शन में एक सीरीज होती है कि 129 में कुछ बात लिखी है, 130 में कुछ बात लिखी है, 131 में कुछ बात लिखी है, तो आप उस रेंज में से कोई सा भी उठा के लिख सकते हो। चलो, लेट अस रीड द आंसर। शना, प्लीज रीड द आंसर क्विकली। हाँ, 129 भी लिख सकते हैं बेटा, मगर 131 इज अ मोर रेलेवेंट, क्योंकि उसमें रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। बोलो बेटू। According to Section 131 of the Indian Contract Act 1872, in the absence of a contract to contrary, a continuing guarantee is revoked by the death of surety as to the future transaction, the state of deceased surety, however, liable for those transactions which had already taken place during the lifetime of deceased. Surety's estate will not be liable for the transactions taken place after the death of surety even if the creditor had no knowledge of Shorty's death. तो ये हो In गया the अपना प्रोविजन। इसमें लिखा है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कंटिन्यूइंग गारंटी का, तो जैसे ही श्योरिटी की डेथ होती है, भले ही नहीं पता हो क्रेडिटर को और उसके बाद भी वो कोई सामान सप्लाई कर दे, फिर भी डेथ इतनी बड़ी सुप्रीम चीज है कि उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो जाता है। उस दिन तक ही सिर्फ लीगल एयर जवाबदार है, वो भी एस्टेट तक ही। कंटिन्यू। In this question, Suraj was surety for the transaction to be done between Vikas and Nikhil during the month of March 2023. Vikas supplied goods of 30,000, 20,000, and of 40,000 on 1/3/23, 3/3/23, and 10/3/23 respectively. Suraj died in a road accident, but this was not in the knowledge of Vikas. When Nikhil defaulted on payment, Vikas filed suit against legal hire of Suraj for recovery of full amount, that is 90,000. On the basis of above, it can be said in case of death of surety, Suraj, his legal hire are liable only for those transactions which were entered before 5 March 2023. That is for 50,000. They are not liable for the transaction done on 10th March 2023, even though Vikas had no knowledge of death of Suraj. Further, if the worth of the estate of deceased is only 45,000, the legal hire are liable for this amount only. वेरी गुड। तो देखो, हो सकता है कुछ लोग एकदम एग्जैक्ट आंसर ना लिख पाए हो, बट बेटू ये अपना ऊपर वाला पूरा प्रोविजन था, ये अपना एनालिसिस था, और ये अपना कंक्लूजन था। तो फिर से एक बार सुन लो कंक्लूजन कॉन्सेप्ट वाइज। लैंग्वेज तो तुमने सुनी ली। मैंने सबको एक बात कही है कि अपनी क्लास के डिस्कशन से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ रही कि इस तरह का क्वेश्चन है तो ये इसका आंसर है, और वैसा ही क्वेश्चन सिमिलर एग्जाम में आता है तो अपने को बहुत आसानी हो जाती है। बट उससे बड़ी बात है कि आप लोग सुबह, जो मैंने आपको सुबह 4:30-5 बजे उठ के लॉ पढ़ने को कहा है, तो आप ये पीडीएफ जो होती चल रही है अपनी, इसको पढ़ते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 तक अभी भी किसी ने उठाया नहीं है, तो रोज सुबह 5-5, 6-6 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन करके वो निपटाए, और जल्दी 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 हमारे साथ स्पीड करे वो। अब जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जितने सुनेंगे, उतनी बारीकी आपके दिमाग में आती जाएगी। और ये लास्ट के 40 डेज आपके लिए गोल्डन होंगे, क्योंकि इसमें करी गई पढ़ाई पूरी आपको पेपर में याद रहेगी, सेक्शन तक भी धीरे धीरे याद होने लगेंगे। तो इसलिए सुबह उठ के आप इसी पीडीएफ को फिर से गो थ्रू करिए, ये मेरी आपसे निर्देश है, स्ट्रिक्ट निर्देश है। तो इसमें लिखा हुआ है कि डेथ के बाद के ट्रांजैक्शन 40,000 के लिए तो लाइबल था ही नहीं, ये 50,000 बेस से भी जितनी एस्टेट है वो उतने के लिए ही लाइबल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इंस्पिरेशन लीजिए आपके सीनियर ईशान भैया से। ईशान भैया ने क्या कहा था? फाउंडेशन होते से ही, रिजल्ट आते से ही, उसी शाम को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद 7, 7:30 बजे वो मेरे पास आए थे, और हमने पूरी इंटर के बैठ के प्लानिंग करी थी। सच्चा स्टूडेंट वही है जो गुरु को गुरु माने और उनकी बात सुने। तो आप लोगों को अगर मैं आज कोई काम कह रही हूँ तो सोच समझ के कह रही हूँ, और वो इसलिए कह रही हूँ
कि अगर आप अपनी अकल लगाएंगे कि अरे क्वेश्चन सुन तो लिया, लिख के कौन देखे, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ईशान भैया जैसे बनिए जो बात सुनने के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। ड्यू टू अर्जेंट नीड ऑफ मनी अमाउंटिंग टू 3 लाख रुपए, पवन एक व्यक्ति था, उसने अप्रोच किया रमन को और उसने कहा कि मुझे पैसे दे दो 3 लाख रुपए। रमन ने उसको पैसे दे भी दिए, बट रमन ने बोला कि मुझे किसी की गारंटी दिलवाओ। तो सूरज की गारंटी और तरुण, ये दो लोग थे, इनकी गारंटी पर जो दो लोग गारंटी देते हैं, तो तुमको पता है उसको अपन को श्योरिटी कहते हैं। हाँ या ना बेटू? यस और नो? तो दो लोग जब गारंटी देते हैं तो हम उसे को श्योरिटी कहते हैं बेटा। तो दोनों की गारंटी पर उसने उसको पैसे दे दिए 3 लाख रुपए। अब क्या हुआ, थोड़े दिन में पवन ने डिफॉल्ट कर दिया और सूरज को, ये जो सूरज है, उसको फुल अमाउंट देना पड़ा रमन को। जब सूरज ने बाद में तरुण से कहा कि भाई मेरे को पूरे पैसे देने पड़ गए, तुम अपना 1.5 लाख का कंट्रीब्यूशन दे दो, तो वो बोला कि अपना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, मैं क्यों दूं। तो बताइए, क्या तरुण अपनी लाइबिलिटी से एस्केप कर सकता है? तो बेटा ये सेक्शन नंबर 146 का केस है। अगर आपको याद आ जाए तो वेरी गुड, नहीं याद आ पाए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना चाहिए कि सेक्शन 146 को श्योरिटी स्विप का सेक्शन है, वो कहता है कि जब तक कुछ अन्य बात तय नहीं हो, सारे को श्योरिटीज की जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी है। जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी का मतलब है कि दोनों को इक्वल अमाउंट में देना पड़ेगा अगर कोई बात नहीं तय हुई है तो इसलिए तरुण अपनी जवाबदारी से पीछे नहीं हट सकता। ही हैज टू कॉन्ट्रीब्यूट 1,50,000। नहीं वैष्णवी, ये जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी का वो वाला केस नहीं है, यहाँ पर 146 ही केस लगेगा। चलो प्लीज रीड बच्चे, रीड द आंसर। ये देखो 146, प्लीज रीड बेटा अगेन। Equality of burden is the basis of co-suretyship. This is contained in Section 146 of the Indian Contract Act 1872, which states that unless otherwise agreed, which each surety is liable to contribute equally for discharge of whole debt or part of the debt remains unpaid by debtor. Accordingly, on the default of Pavan in payment, Tarun cannot escape from his liability. Both the sureties, Suraj and Tarun, are liable to pay equally in absence of any contract between them. कितने लोगों को क्लिक कर गया था ये? क्लिक करना चाहिए था। अगर नहीं क्लिक कर पाया है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे रोज क्वेश्चन थोड़े थोड़े करते 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 बनने लगेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। मॉक टेस्ट पेपर जून 24। एक्सप्लेन इन ब्रीफ विद रेफरेंस टू आईसीए व्हाट आर द राइट्स एंजॉयड बाय श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड को श्योरिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। बेटा सबसे पहले तो जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर है, आपको याद होगा सेक्शन 141, जो भी सिक्योरिटी क्रेडिटर के पास है वो सिक्योरिटी इसको भी मिलना चाहिए। सेकंड, राइट ऑफ सेट ऑफ, अगर उसको पहले से उससे कोई पैसे वसूल करने थे तो वो पैसे उससे ले सकता है। यस और नो? यस और नो बेटा? ऐसा कुछ याद आ रहा है? ऐसा ही राइट टू शेयर रिडक्शन। बेटू रिडक्शन का मतलब कि कुछ पैसे अगर उसने उसको पे कर दिए हैं तो वो पैसे उसको वापस डिडक्ट करने का हक है। ये तो हो गया क्रेडिटर। अब याद करते हैं डेटर। डेटर के अगेंस्ट उसका पहला राइट है ऑफ सब्रोगेशन। बेटू मैंने तुम्हें बताया था कि सब्रोगेशन का मतलब है अ पर्सन स्टेप्स इन द शूज ऑफ अनदर पर्सन। ये सेक्शन 140 था। तुम्हें याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। सब्रोगेशन का मतलब है कि अब ये पेमेंट जो आपको क्रेडिटर को आपको वापस करना था, श्योरिटी अब क्रेडिटर बन गया। चेंज इन प्लेस विद द क्रेडिटर। ओके बेटा। और दूसरा है इम्प्लाइड प्रॉमिस। इम्प्लाइड प्रॉमिस ये है कि अब आपको उसको इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। उसने आज आपका पेमेंट कर दिया तो आप उसको शीघ्र, अतिशीघ्र पेमेंट वापस कर दो। अब आए को श्योरिटी।
को श्योरिटी के अगेंस्ट क्या राइट्स हैं? को श्योरिटी के अगेंस्ट राइट है तो पहला तो है भैया इक्वल कंट्रीब्यूशन। इक्वल कंट्रीब्यूशन का मतलब है दोनों मिल बांट करके दो यार, ऐसे थोड़ी होता है। और अगर डिफरेंट सम में हो तो सबको इक्वली देना है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ईच। ये आपको तीनों मैंने लिखवाए थे नोट्स में, आपको बहुत अच्छे से याद आ जाना चाहिए। बाय चांस आपको अगर सेक्शन याद नहीं आया 141 एंड 140, कोई बात नहीं, बट आप जाके इसकी स्लाइड पूरी याद करिए। ये राइटिंग प्रैक्टिस आपको यूं हेल्प करेगी कि अगर आपको क्लिक करा कि यार ये मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, तो बस उसी वक्त खोल लो, रिवाइज कर लो, हो गया। इसी को रिवीजन कहते हैं। तो बस ऐसे करते 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 हो जाएगा। आज 17 जुलाई है बच्चों। ऑल्टरनेट डेज में मैंने अगर तुम्हारे साथ 10-10 क्वेश्चन भी कर लिए तो सोचो अपन कितने क्वेश्चन कर लेंगे। बस दिक्कत ये है कि मैं 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन करके एक्सपेक्ट करती हूँ कि बाकी क्वेश्चन तुम कर लो, तुम ढोरो वो क्वेश्चन ही नहीं करते। तुम कहते मम्मी मम्मी सारा क्वेश्चन आप ही कराओ, एक एक कवा मुंह में आप ही डालो। ऐसे नहीं होता है ना बच्चों, ऐसे नहीं होता है ना बच्चों। बोलो। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े? नहीं जोया, तुम करती हो, सारे नहीं करते ना, यहाँ पे हमारे कुछ बंदर भी बैठे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो तुम, मैं इसको रीड नहीं कर रहे बेटा, ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो मुझे लग रहा है सब लोग पढ़ ही लेंगे ये तो, है ना बेटू? ये सबके पास लिखा हुआ इसको रीड कर लेना। ये अपनी 5th स्लाइड चल रही है, 5th शीट चल रही है। तुम इसको मॉर्निंग में अब नेक्स्ट रीडिंग के लिए ये वाली ले लेना। अब ये सक्षम भैया हैं, इनकी 4th रैंक भोपाल आई है, सब सारे इंटर के रैंकर्स देख लो तुम। अच्छा है, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ जल्दी जल्दी। ज्यादा दिन की बात नहीं है, थोड़े दिन बाद तुम्हें भी वहीं बैठना है। ये इतने सारे भैया दीदी है ना, पता नहीं इतने सारे पोस्टर का वो इसमें लगा दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45। जून 24 का पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर। बेटू अपनी इन शीट्स के थ्रू अपने पास्ट एग्जाम पेपर अपने सारे हो जाएंगे कवर। आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर, तो उसके बाद जब तुम पेपर दोगे तो तुम्हें वैसा सिमिलर ही पेपर दिखेगा। हालांकि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत ही गंदा पेपर बनाऊं। उससे गंदा पेपर इंस्टीट्यूट नहीं बनाएगा जितना गंदा मैं बनाऊंगा। चलो रीड करो बेटा क्वेश्चन। अनुष्का पढ़ो बेटा क्वेश्चन, तुम पढ़ो, अब आंसर शना पढ़ देगी। पता नहीं अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ मैं आपको भेजू। पता नहीं क्या हुआ उसको। मैं आपको इस नंबर पे भेजती हूँ। हाँ तुम ही पढ़ दो, तुम्हारा वाला अनम्यूट हो रहा है, उसका अनम्यूट नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। Yes, ma'am. हाँ पढ़ो बेटा। R owns an electronics store. P visited the store to buy a water purifier priced at 54,000. He specifically requested R for a purifier with a copper filter. SP wanted to buy the purifier on credit with the intention of paying in 9 equal monthly installments. R demands a guarantor for the transaction. S, a friend of P, came forward and gave the guarantee for payment of water purifier. R sold P a water purifier of a specific brand. P made payment for 4 months in 4 monthly installment and after that became insolvent. Explain with reference to the Indian Contract Act 1872 the liability of S as a guarantor to pay the balance price of water purifier. To what will be your answer if R sold the water purifier misrepresenting it as having a copper filter while it actually has a normal filter? Neither P nor S was aware of this fact, and upon discovering the truth, P refused to pay the price. In response,
to P's refusal, R filed the suit against S. The guarantor explained with reference to the Indian Contract Act 1872 whether S is liable to pay the balance price of water purifier to R. ठीक है, सबसे पहले बेसिक बात है कि सेक्शन 126 गारंटी की बात करता है और सेक्शन 142 और 143 बात करता है एनी गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। बेटा एक सेकंड होल्ड करना, तुम लोग आंसर। तो बेटू, हमने पढ़ा सिंपल सेक्शन 126 का क्वेश्चन है। ऐसे लंबे चौड़े ही क्वेश्चन आते हैं कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की गारंटी देता है तो जाहिर सी बात है कि इसके पेमेंट ना करने पर एस की जिम्मेदारी बनती है कि रिमेनिंग पेमेंट्स उसको करने हैं। तो वो कितने 54,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन था और उसने 4 महीने के पेमेंट कर दिए थे। सो आपको ऐसे एग्जाम में कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि 54,000 में से उसने कितना पेमेंट कर दिया था। 24,000, हाँ या ना, यस और नो, कितना बचा था पेमेंट? क्या बेटा? तो जब भी कोई गारंटर कोई भी अमाउंट की गारंटी लेता है तो वो उसको अदा करना है तो उसको 30,000 रुपए उसको पे करना है। यहां तक तो सीधी बात हो गई। सेकंड सिचुएशन में उसने मिस रिप्रेजेंटेशन करके उसको सामान बेचा है। तो जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई सामान झूठ बोल के या मिस रिप्रेजेंटेशन करके या गलत तथ्य बता के करता है तो सेक्शन 142 अप्लाई हो जाता है और यहाँ कहता है कि वो गारंटी वॉइड है। तो देयरफॉर अगर कोई भी गारंटी इनवैलिड हो गई, वॉइड हो गई क्योंकि मिसरिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन की गई, तो फिर सामने वाला जवाबदार नहीं। तो क्योंकि क्वेश्चन के दो पार्ट हैं तो आप पहले सेक्शन नंबर 126 लिख के प्रोविजन लिख के बेसिक बात लिख दो कि गारंटी होती क्या है। फिर एनालिसिस एंड कंक्लूजन वर्ड लिखकर फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर लिख दो और सेकंड क्वेश्चन का आप आंसर लिख दो। तो आप इस तरह से आंसर कर पाओगे। ठीक है, एक फास्ट रीडिंग मार लेते हैं क्वेश्चन की, आंसर की। पढ़ो बेटा। अब यही आंसर्स अगर तुम लोग सुबह सुबह फ्रेश मूड से, हाँ नहीं बेटा मनीष, दो प्रोविजन लिखने का कोई सेंस नहीं है। एक ही प्रोविजन में लिख दो और फिर एनालिसिस एंड कंक्लूजन में एक एक करके लिख दो। अब ये जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्चुअली समझाया कि अपन ने डिस्कस कर लिया ये क्वेश्चन। एक तो जितने क्वेश्चन डिस्कस कर लो ना वहाँ एग्जाम में सब क्लिक कर जाते हैं क्योंकि एग्जाम के लास्ट 45 डेज की करी हुई पूरी चीजें याद आती हैं। बिल्कुल मानो तुम मेरी बात, ऐसे ही होता है। तो क्या हुआ, अब तुम सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग का जो मैं तुम्हें टारगेट दिया है 4 to 6 लॉ की रीडिंग करो। तो बस यही वाली पीडीएफ फुल कंसंट्रेशन मोड में पढ़ो, देखना कितना लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। पढ़ो बेटा आंसर। As per Section 126 of the Indian Contract Act 1872, the contract of guarantee is defined as a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. In this case, S has given a guarantee for P's payment obligation towards R when P defaulted after making for monthly installment and became insolvent. S's liability as a guarantor will come into existence. According to Section 128 of the Act, the liability of the surety is coextensive with that of the principal debtor unless it is otherwise provided by the contract. Since P failed to pay the remaining installment due to insolvency, S, as the guarantor, is liable to pay the balance price of the water purifier to R. In the given situation, S will have to pay the balance amount of 30,000 to R. In the second situation, R sold the water purifier, misrepresenting it as having a copper filter while it actually has a normal filter. This changes the situation significantly. According to Section 142 of the Act, any guarantee which has been obtained by means of misrepresentation made by the creditor or with his knowledge and assent obtained by means of misrepresentation by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material part of
the transaction is invalid. Here, guarantee is obtained by means of misrepresentation made by the creditor R, and therefore the guarantee is invalid. Furthermore, under Section 143, any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances is invalid. Here, R misrepresented the filter type, and both P and S were unaware देखो, of this अब fact. एग्जाम में अगर टाइम कम पड़ता दिखे तो इतनी लंबी चौड़ी उसको स्ट्रेच करने की नीड नहीं है। उसको थोड़ा और शॉर्ट में भी अपन सेम बात लिख सकते हैं। तो द पॉइंट इज कि एग्जाम में अगर तुम्हें फील हो कि टाइम हमारा खिंच रहा है और हमारा हर आधे घंटे में चेक करो कितने मार्क्स का पेपर हुआ है। अगर ऐसा लग रहा है कि पेपर ज्यादा हो गया है, मतलब टाइम कम पड़ रहा है, तो वही बात को थोड़ा छोटा लिख दो, बट लिखो पूरे क्वेश्चन। 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। तुम सबको एक एक को अपना वास्ता देके बोल रही हूँ, 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। किसी को पेपर छोड़ना है ही नहीं, किसी कीमत पे भी कोई पेपर नहीं छोड़ेगा। इस बात को बिल्कुल सबके सब समझ लो। ठीक है, कितने लोगों से बन गया क्वेश्चन? बन गया? तो क्या एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। आशी, बेटा मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुमने शायद प्रोबेबली ये चीज मेरे साथ टॉपिक में पढ़ी नहीं है। देखो, ये जो अपन ने पढ़ा था ना बेटू, मैं तुम्हें टॉपिक दिखाती हूँ। जब अपन ने ये पढ़ा था ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तुम जाके ना नोट्स रिवाइज करो। जब भी बेटू अपन कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं और वहां अपन अटक जाते हैं, तो अपने को नोट्स रिवाइज करना चाहिए। ये देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये अपन ने पढ़ा था। हम्म, तुम्हें स्क्रीन याद आ जाएगी। अरे कहाँ चला गया भाई? ये रहा, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। आई होप तुम लोगों को ये पूरी की पूरी स्लाइड याद आ जाएगी। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, कि कब डिस्चार्ज होता है, कब क्या क्या इसमें हमने पढ़ा था। देखो, इसमें ये मैं तुमसे कहा था, ये इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। एक क्वेश्चन अभी अपन ने देखा, कंटिन्यूइंग गारंटी का आ गया। एक हो गया चेंज इन टर्म्स विदाउट इन्फॉर्मिंग श्योरिटी। एक इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये वाला आ गया। इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने ये सारे एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं। देखो, हाँ या ना बच्चों? तो अच्छे से की हुई पढ़ाई काम ही आती है। ये देखो, सेक्शन 143 आएगा आएगा धीरे धीरे बेटू। जो मैंने तुम्हें नोट्स लिखवाए हैं ना, वो प्राइसलेस हैं, वो इतने वैल्यूबल नोट्स हैं, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना जितना मैंने तुम्हें नोट्स में लिखवाया है, किसी को कहीं कूदने की जरूरत नहीं है कि यूट्यूब में किसी का रिवीजन ढूंढने लग गए या किसी दोस्त से नोट्स मांगने लग गए। उल्टा लोग तुमसे नोट्स मांगेंगे। सबसे ज्यादा प्रेशियस नोट्स तुम्हारे पास ही हैं। नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ना इको में ना लॉ में। तुम ये बात लिख के रख लो। बस अगर तुम बंदर के हाथ में मोतियों की माला, मोती की माला हाथ में होने के बाद भी वो सोचा है उसके कि ये कंकड़ पत्थर है, तो मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकती हूँ इस स्थिति में। आप सिर्फ नोट्स अच्छे से पढ़िए। मॉड्यूल अच्छी चीज है, बट लास्ट मोमेंट पे कोई जरूरत नहीं है उसमें घुसने की। पहले जितने नोट्स हैं उतने तो ढंग से पढ़ लो। ठीक है? ओके। क्वेश्चन नंबर 46 से आप बाकी क्वेश्चन खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। 46, 47, 48, 49, 50। ठीक है, 50 क्वेश्चन तक ही है बस इस स्लाइड में। और ये वाला क्वेश्चन तो सेम है, 50 सेम जो अभी अपन ने कर लिया। तो बस आपको चार क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। गिव मी अ थम्स अप, यू विल डू द क्वेश्चन। कोई भी नया सेक्शन आपको क्वेश्चन एंड आंसर में मिले, तो उसको आप नोट्स पे जाके, जहां अपन ने नोट्स बनाए, वहां पर ऐसे क्यू लिख लो। क्यू, कि ये इस पे से क्वेश्चन आया है। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपका हो जाएगा। तो आज आप अभी लगे लगे में बेलमेंट एंड प्ले वो इंडेमनिटी एंड गारंटी की वो याद कर लो। क्या कहना चाहिए, नोट्स एक बार गो थ्रू कर लो। बचे हुए दो तीन क्वेश्चन, अभी 5:54 हुआ है, 6:15 तक लगे लगे में ये कर लो। ग्रुप में मैं भिजवा रही हूँ स्लाइड। तो अपन 50 क्वेश्चंस तक आ गए हैं। 1 से लेके 40 तक के मैं पीडीएफ और लिंक दोनों तुम्हें भिजवा रही हूँ।
और आज की क्लास तो तुमने अटेंड कर ही ली। 41 से 50 तक क्वेश्चन की मैं तुम्हें वो भिजवा रही हूँ। जो लोग अभी भी पीछे छूट गए, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, सुबह उठ के चालू करें, रोज 10 क्वेश्चन करें, 5 दिन में तो खत्म ही हो जाएगा यार, तुम लाइन पे आ जाओगे हमारे साथ। 10 क्वेश्चन में देर क्या लगती है, अकेले खुद बैठ के कंसंट्रेशन से पढ़ो, आधे घंटे में हो जाएंगे। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बेटू, लॉट्स ऑफ लव, कीप गोइंग, कीप रॉकिंग।